प्यारे विद्यार्थियों साथियों, आज हम बात करेंगे जनवादी चीन के संविधान की विशेषताएं। अर्थात आज का जो हमारा लेक्चर होगा वह जनवादी चीन का 1982 का जो संविधान है, जो कि चौथा संविधान है। मैंने संवैधानिक विकास में पिछले लेक्चर में सब बातें बता दी हैं। तो 1982 के संविधान की विशेषताओं को आपको समझाऊंगा और देखिएगा, किसी भी देश के संविधान की विशेषताओं को समझे तो बिंदु रूप में ना लें उनको, नहीं। आप किसी भी देश के संविधान की विशेषताओं को ठीक से समझ जाते हैं तो एक प्रकार से संपूर्ण संविधान को ही आप सार रूप में समझ चुके हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो स्टूडेंट्स, जनवादी चीन के संविधान की विशेषताओं को समझाऊं, इसके लिए सर्वप्रथम प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर में ग्राउंड से प्यारे विद्यार्थियों के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ, उसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ सब्सक्राइब कर देगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस, जनवादी चीन के संविधान की विशेषताएं। यहाँ मैंने थोड़ा अपनी डायग्राम बनाया है। इसका भावार्थ क्या है कि किसी भी देश के संविधान के आपको समझना हो तो ये कुछ बातें ध्यान में रखना निहायत जरूरी है। क्या व्यक्ति, समाज, राज्य, संविधान, क्या मतलब हुआ? व्यक्ति समाज और राज्य के बिना नहीं रह सकता। जैसा कि अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में स्पष्ट रूप में कहा है कि जो व्यक्ति ये कहता है कि मुझे समाज और राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है, वह व्यक्ति नहीं है, मनुष्य नहीं हो। या तो वह देवता है या फिर वह पशु है। क्यों? क्योंकि पशु और देवताओं को समाज की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि मनुष्य व्यक्ति समाज के बिना नहीं रह सकता। इसलिए व्यक्ति समाज के बिना नहीं रह सकता, व्यक्ति समाज के बिना नहीं रह सकता और समाज राज्य के बिना नहीं रह सकता। और समाज किसे कहते हैं? सामाजिक संबंधों का जो ताना बाना होता है, सामाजिक संबंधों का जो जाल होता है वो समाज कहलाता है। और समाज का जो संगठित रूप होता है वो राज्य कहलाता है। समाज का जो संगठित रूप होता है वो राज्य कहलाता है। तो मतलब समाज राज्य के बिना नहीं रह सकता और स्वयं जो राज्य होता है, राज्य संविधान के बिना नहीं रह सकता। अर्थात वास्तविक रूप में सभी राज्यों का अपना एक जीवन मार्ग होता है, सभी राज्यों का अपना एक जीवन मार्ग होता है और वह जीवन मार्ग वहाँ की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार तय किया जाता है। जो जीवन मार्ग होता है वही संविधान कहलाता है। फिर चाहे वह चीन हो, जापान हो, भारत हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, स्विट्जरलैंड, दुनिया का कोई भी देश क्यों ना हो, सभी राज्यों का अपना एक जीवन मार्ग होता है, सभी राज्यों का अपना एक संविधान होता है। वो संविधान, वो जीवन मार्ग वहाँ की आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार होता है। इसलिए आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में सभी देशों के संविधान अलग अलग है। किसी न किसी रूप में उनमें असमानताएं पाई जाती है। पूर्ण समानता किसी भी देश के संविधान के अन्य देशों के संविधान से तुलना करेंगे तो आपको पूर्ण समानता नहीं मिलेगी, विभिन्नता होगी। वो विभिन्नता इसलिए है कि सभी राज्यों की अपनी आवश्यकताएं और परिस्थितियां अलग होती हैं, इसलिए आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार ही वहाँ का संविधान बनाया जाता है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखेंगे, संविधान जीवन का वह मार्ग होता है जिसे राज्य अपने लिए चुनता है, या सभी राज्यों का अपना जीवन मार्ग होता है जिसे संविधान कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से वास्तविक रूप में जनवादी चीन का भी अपना एक जीवन मार्ग है और उस जीवन मार्ग के जिसे कि संविधान कहा जाता है, उस जीवन मार्ग के क्या लक्षण है, ये लक्षण हमें समझने हैं। आप ध्यान देंगे, हम कौन से संविधान की चर्चा करें? 4 दिसंबर 1982 को जो संविधान लागू किया गया, इससे पहले 3 संविधान लागू कर दिए गए थे, जो चौथा संविधान है जिसका कि हमें अध्ययन करना है। तो आज हम जब विशेषता की बात कर रहे हैं तो 1982 की संविधान की विशेषताओं को ही हमें समझना है। बाकी चीन के संविधान का जो संवैधानिक विकास है मैंने किसी लेक्चर में अपलोड कर दिया है, आप लिस्ट में देख सकते हैं। अब इसके बाद में सबसे पहली बात आती है चीन के संविधान का वैचारिक आधार। अर्थात वास्तविक रूप में आज हमारे सामने जो चीन का संविधान है पढ़ने के लिए मिलता है, उसका एक वैचारिक आधार है। भाई, इस दुनिया में जो कुछ भी है वो विचारों की ही अभिव्यक्ति है। सब कुछ, जो कुछ भी विचार ही है। मैं एक सूत्र देता हूँ आपको कि विचार ही वस्तु बन जाया करते हैं। जैसे आपके विचार होंगे वैसे आप बन जाएंगे। जैसे जिस देश के अंतर्गत विचार होंगे उसके अनुरूप वहाँ संस्थाएं बन जाएंगी, संविधान बन जाएगा। मतलब मूल बात यह है कि जैसे विचार वैसा परिवार, जैसा विचार वैसा देश, जैसा विचार वैसी संस्था।
सब कुछ विचारों की अभिव्यक्ति है। इसलिए कहा जाता है कि विचार ही वस्तु बन जाया करते हैं। आपके जैसे विचार होंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। आप सकारात्मक विचार वाले हैं तो सकारात्मक बन जाएंगे, और आप हमेशा नकारात्मक विचार ही सोचते रहते हैं तो डेफिनेटली आप नकारात्मक विचार वाले बन जाएंगे। और आपका ये विचार है कि मुझे जीवन में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, आपके विचार सकारात्मक है, डेफिनेटली आपकी इच्छा पूरी होती है। खैर ये बात कुछ अलग है। चीन के संविधान का वैचारिक आधार क्या क्या है? मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद और डेंग सियाओपिंग। ध्यान देंगे, मार्क्सवाद जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के जनक हैं, जो कि साम्यवाद की स्थापना करना चाहते थे। इनका लक्ष्य था राज्यहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना करना। मैं सारी बात नहीं बताऊंगा, बहुत लंबा हो जाता है, मैं थोड़ा सा यहाँ एक प्रकार से झलक मात्र देता हूँ, बस हल्का सा संकेत। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक है, उनका लक्ष्य क्या है? राज्यहीन वर्गहीन समाज की स्थापना अर्थात साम्यवाद की स्थापना। इसके बाद में लेनिनवाद ने इसको व्यवहारिक रूप दिया। लेनिनवाद ने मार्क्सवाद को ही व्यवहारिक रूप दिया, व्यवहार में इसको लागू किया। इसके बाद में जो माओवाद है वो शक्ति के पुजारी हैं, जैसे कि माओ ने स्पष्ट रूप में कहा है कि राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, मतलब शक्ति से, बंदूक से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जो ये माओवाद है वो वास्तविक रूप में केवल राष्ट्रवाद तक सीमित रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये उभर कर सामने नहीं आए हैं। जबकि डेंग सियाओपिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सक्रिय खिलाड़ी के रूप में उभर कर सामने आए हैं। तो मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद और डेंग सियाओपिंग के विचारों का वास्तविक रूप में चीन का जो संविधान बनाया गया उसके ऊपर प्रभाव पड़ा है। और चीन का जो संविधान बना है जनवादी कांग्रेस और इसी के साथ में जनता के द्वारा जो नियुक्त समिति थी उसके द्वारा संविधान बनाया गया। तो किसी न किसी रूप में जनवादी कांग्रेस और जो नियुक्त समिति है इनके ऊपर इन विचारों का प्रभाव पड़ा था। इसलिए ध्यान रखना है कि चीन के संविधान का वैचारिक आधार क्या है? मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद और डेंग सियाओपिंग। ठीक है, इसके बाद में अभी आप लेते हैं 1982 के चीन के संविधान की विशेषताएं क्या क्या है। अच्छा, एक बात तो यहाँ ध्यान रखनी है कि ये संविधान 4 दिसंबर 1982 को लागू किया गया, नोट कर लीजिए। अब पहला जो लक्षण आता है वह है संक्षिप्त संविधान। भाई पूरी दुनिया में सबसे विस्तृत बड़ा संविधान किसका है? भारत का है, सबसे बड़ा संविधान। और सबसे छोटा संविधान अमेरिका का, केवल 7 अनुच्छेद है अमेरिका संविधान में, सबसे बड़ा भारत का है। इसलिए तो कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत। ठीक है, तो चीन का जो संविधान है वह एक संक्षिप्त संविधान है जिसमें 138 अनुच्छेद है, 5 अध्याय और प्रस्तावना है। ठीक है, प्रस्तावना तो सभी की होती है। 138 अनुच्छेद है, 5 अध्याय और एक प्रस्तावना है। बाकी इसमें ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो लक्षण है लिखित तथा निर्मित संविधान। भाई पूरी दुनिया के अंतर्गत या तो संविधान लिखित होगा या अलिखित होगा, या फिर वह विकसित होगा, निर्मित होगा। भाई लिखित या अलिखित, निर्मित या विकसित। ब्रिटेन की संविधान की बात करते हैं तो अलिखित और विकसित आएगा यहाँ। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है और निर्मित नहीं है, उसका जो है निर्माण किसी संविधान सभा ने नहीं किया है, बल्कि धीरे धीरे लगभग 1600 वर्षों से इसका विकास हुआ है। तो इसलिए ब्रिटेन का संविधान क्या है? अलिखित और विकसित है। जबकि चीन का संविधान लिखित और निर्मित संविधान है। क्यों है लिखित? क्योंकि वास्तविक रूप में जो चीन का संविधान है आज हम देखते हैं कि इसमें 138 अनुच्छेद मौजूद है, 5 अध्याय है, उसकी प्रस्तावना लिखित रूप में है ये। इसी के साथ में निर्मित भी है। निर्मित क्यों है? क्योंकि इस संविधान का निर्माण वास्तविक रूप में एक नियुक्त समिति के द्वारा और जनवादी कांग्रेस के द्वारा इसका निर्माण किया गया। जनवादी कांग्रेस के द्वारा इसका निर्माण किया गया। जनवादी कांग्रेस, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस वहाँ की जो व्यवस्थापिका है उसका नाम है। जनवादी कांग्रेस के द्वारा इसका निर्माण किया गया, इसलिए निर्मित है। तो आप नोट करेंगे लिखित तथा निर्मित संविधान। और तीसरा है एलएम में, एलएम मतलब कठोर, ऐसे लिख सकते हैं आप, कठोर संविधान। देखिएगा वास्तविक रूप में पूरी दुनिया में संविधान में संशोधन की पद्धति के आधार पर संविधान को 2 भागों में बांटा जाता है, लचीला संविधान, कठोर संविधान। भाई जब किसी भी देश के अंतर्गत संवैधानिक कानून और साधारण कानून को बनाने की प्रक्रिया एक जैसी होती है तो उसे लचीला संविधान कहते हैं, जैसे ब्रिटेन के अंतर्गत है ऐसी स्थिति। और जब किसी देश के अंतर्गत साधारण कानून और संवैधानिक कानून को बनाने की प्रक्रिया अलग अलग होती है तो उसे कठोर संविधान कहते हैं, जैसा कि चीन में है। अब ये कठोर क्यों है, एनएफ में क्यों है? क्योंकि वास्तविक रूप में यहाँ पर किसी भी रूप में संविधान में संशोधन करना है तो संविधान संशोधन का प्रस्ताव स्थायी समिति जो कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति, संसद की स्थायी समिति, ठीक है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस और स्थायी समिति दोनों का अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा।
तो प्रस्ताव, संविधान संशोधन का प्रस्ताव स्थायी समिति या फिर 115 से अधिक संसद सदस्यों के द्वारा रखा जाएगा। भाई वहां की जो संसद, उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय जन कांग्रेस, जिसकी सदस्य संख्या लगभग 3000। पूरी दुनिया में सदस्य संख्या की दृष्टि से बड़ी जो व्यवस्थापिका है संसद है वो कहाँ है? चीन में ही है। सबसे ज्यादा सदस्य संख्या चीन के अंतर्गत है, ये ध्यान रखना है आपको। तो या तो स्थायी समिति प्रस्ताव रखेगी संविधान में संशोधन का, या फिर जो है 115 से अधिक संसद के सदस्य हैं वो संविधान में संशोधन का प्रस्ताव रखेंगे। पहली बात तो ये होगी। इसके बाद फिर क्या होगा? राष्ट्रीय जन कांग्रेस का 2/3 बहुमत, राष्ट्रीय लिखेंगे यहाँ पर राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के 2/3 बहुमत से फिर उस प्रस्ताव को पारित किया जाना जरूरी है। यदि 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो संविधान में संशोधन हो जाएगा, परंतु 2/3 बहुमत प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, इसलिए चीन का संविधान एक कठोर संविधान है। चौथा है जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप में चीन के अंतर्गत जो 1982 का संविधान है वह जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही। क्यों? क्योंकि यहाँ वास्तविक रूप में निम्न स्तर से लेकर के और उच्च स्तर तक, मतलब स्थानीय स्तर से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक जनता के द्वारा जो स्थानीय जन कांग्रेस होती है और जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस होती है उसको निश्चित रूप में जनता ही चुनती है। कौन चुनती है? जनता चुनती है। इसलिए यहाँ वास्तविक रूप में एक प्रकार से जनता की ही संप्रभुता है। इस कारण कहा जाता है कि जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही है। लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं तो भाई चीन को एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाला देश नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लोकतंत्र की पहली शर्त होती है कि 2 विकल्प होनी चाहिए, 2 दल होनी चाहिए, जबकि चीन में तो एक दल व्यवस्था है। इसलिए लोकतंत्र की पहली शर्त ही पूरी नहीं हो रही, तो वहाँ पर लोकतंत्र के बारे में आप क्या कहेंगे कि लोकतंत्र है? नहीं, वहाँ लोकतंत्र नहीं है, बल्कि इसे आप सर्वाधिकार वाली शासन प्रणाली मान के चलेंगे। इसके बाद में 5वीं विशेषता जनवादी गणतंत्र, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जनवादी गणतंत्र अर्थात 1982 का जो संविधान है जनवादी गणतंत्र है। जनवादी गणतंत्र क्यों है? क्योंकि संपूर्ण सत्ता जनता में निहित है। संपूर्ण सत्ता, क्योंकि सभी चाहे स्थानीय स्तर की संस्था हो, राष्ट्रीय स्तर की संस्था हो, उसको जनता ही चुनती है, उसको जनता ही चुनती है। एक अलग बात है कि दल केवल एक ही है, साम्यवादी दल, लेकिन किसी न किसी रूप में जनता वहाँ की सभी जो संस्थाएं होती हैं उसमें भाग लेती है, सहभागिता लेती है। और जब जनता सभी जगह सहभागी होती है, भाग लेती है, मतलब यहाँ हम ये कह सकते हैं कि मतदाता की जो आयु है 18 वर्ष है, तो सभी को जो है मत देने का अधिकार दिया गया है। तो निश्चित रूप में यहाँ सभी राजनीतिक संस्थाओं के अंतर्गत जनता सहभागी होती है, जनता भाग लेती है, इसलिए संपूर्ण सत्ता जनता में निहित है। और संपूर्ण सत्ता जनता में निहित होने के कारण इसे जनवादी गणतंत्र कहते हैं। परंतु फिर मैं कह रहा हूँ कि ये कैसा जनवादी गणतंत्र है? यहाँ दल तो केवल एक ही है, जनता के सामने विकल्प केवल एक ही है, साम्यवादी दल, उसको मत देना ही पड़ेगा। उसे पसंद हो ना पसंद हो कोई मतलब ही नहीं, उसे मत देना ही पड़ेगा। और वैसे भी देखते हैं चीन के अंतर्गत मतदान प्रतिशत 97% रहता है और भारत में औसत 65% रहता है। तो इस हिसाब से तो भारत एक लोकतांत्रिक देश नहीं है, चीन लोकतांत्रिक देश है नहीं। भारत में जो मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हैं वो स्वतंत्र रूप में करते हैं, किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता है। जबकि चीन के अंतर्गत चूंकि एक दलीय व्यवस्था है, एक ही दल है, साम्यवादी दल, तो वहाँ की जनता भयवश होकर के अपने मत का प्रयोग करती है, इसलिए वो सच्चा लोकतंत्र नहीं है। जबकि भारत का लोकतंत्र एक सच्चा लोकतंत्र है। चलिए, छठा है लोकतांत्रिक केंद्रवाद। 1982 के संविधान की जो छठी विशेषता है लोकतांत्रिक केंद्रवाद। इसका मतलब ये है कि वास्तविक रूप में चीन के अंतर्गत स्थानीय स्तर की जो कांग्रेस होती है और राष्ट्रीय जनवादी जो कांग्रेस होती है और बीच की जो कांग्रेस है, उन सभी को जनता के द्वारा चुना जाता है, तो वो तो होगा लोकतांत्रिक। और केंद्रवाद इसलिए कि स्थानीय स्तर की कांग्रेस से धीरे धीरे ऊपर तक राष्ट्रीय जन कांग्रेस तक अपनी शक्ति हस्तांतरित करती चली जाती है। मतलब अंतिम रूप में जो शक्ति मौजूद होगी वो राष्ट्रीय जन कांग्रेस में होगी। और राष्ट्रीय जन कांग्रेस क्या है? अंतिम रूप में जो शक्ति मौजूद होगी वो साम्यवादी दल में होगी। तो यहाँ शक्ति को एक जगह केंद्रित किया गया है। ठीक है, जनता उनको चुनती है, लेकिन शक्ति नीचे से ऊपर तक चली जाती है, मतलब स्थानीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच जाती है। और राष्ट्रीय जन कांग्रेस और राष्ट्रीय जन कांग्रेस वास्तविक रूप
में साम्यवादी दल के प्रति उत्तरदायी होती है, डेफिनेटली तो सर्वे सर्वा साम्यवादी दल ही बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में शक्ति केंद्रित हो जाती है कहाँ, साम्यवादी दल में। इसलिए इसे कहेंगे आप लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत। तो लोकतांत्रिक केंद्रवाद इसका छठा लक्षण होगा। सातवां है बहुराष्ट्रीय राज्य। 1982 के जो संविधान की विशेषता है सातवीं है बहुराष्ट्रीय राज्य, अर्थात वास्तविक रूप में चीन के अंतर्गत आज हम देखते हैं तो लगभग 56 जातियां निवास करती हैं। कितनी जातियां? 56 जातियां निवास करती हैं और आपस में बड़े प्रेम से रहती हैं। तो इस बात को जो है हमें भारत को भी यहाँ से सीखना चाहिए। बहुराष्ट्रीय राज्य है ये, ठीक है। और आठवां जो है एकात्मक शासन प्रणाली तथा प्रादेशिक इकाई। पूरी दुनिया के अंतर्गत आप देखिएगा या तो संघात्मक शासन प्रणाली होगी या एकात्मक शासन प्रणाली होगी। एकात्मक शासन प्रणाली किसे कहते हैं? जब किसी देश के संविधान के द्वारा सारी शक्तियां एक अकेली केंद्रीय सरकार को सुपुर्द कर दी जाती है तो इसे एकात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। वो अलग बात है कि केंद्रीय सरकार अपनी सुविधा के लिए प्रादेशिक इकाइयों को शक्तियां दे सकती है, लेकिन यदि चाहे तो प्रादेशिक इकाइयों से शक्तियां केंद्रीय सरकार छीन भी सकती है, क्योंकि प्रादेशिक इकाइयों को शक्ति देने वाला संविधान नहीं है बल्कि केंद्र सरकार है। इसलिए यहाँ सर्वे सर्वा केंद्र सरकार होती है। संविधान के द्वारा सारी शक्तियां एक अकेली केंद्र सरकार को दे दी जाती है। यही कहलाता है एकात्मक शासन प्रणाली, ठीक है। जैसा कि आप चाहे डायग्राम बना सकते हैं यहाँ पर, जैसे ये संविधान हो रहा है। संविधान के द्वारा केवल एक अकेली केंद्रीय सरकार को सारी शक्तियां दी जाती है और केंद्र सरकार यदि चाहती है तो फिर वह प्रादेशिक इकाइयों को शक्तियां दे सकती है। लेकिन संविधान के द्वारा इनको प्रादेशिक इकाइयों को शक्तियां नहीं दी गई है, केवल केंद्र को दी गई है। इसलिए इसे एकात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। जबकि संघात्मक शासन प्रणाली में संविधान के द्वारा ही सीधा केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। मतलब इन दोनों को शक्ति देने वाला संविधान होता है। जैसा कि आप देखेंगे भारत के अंतर्गत, अमेरिका के अंतर्गत, स्विट्जरलैंड के अंतर्गत संघात्मक शासन प्रणाली है ना, तो वहाँ संविधान केंद्र और राज्य सरकारों को शक्ति सुपुर्द कर देता है, विभाजन कर दिया जाता है। और एकात्मक में केवल केंद्र सरकार को सारी शक्ति दे दी जाती है। तो चीन के अंतर्गत एकात्मक शासन प्रणाली और साथ में प्रादेशिक इकाइयां, लेकिन इनको शक्तियां देने वाला कौन है? केंद्र सरकार है। और नौवीं विशेषता है नागरिकों के मूलभूत अधिकार तथा कर्तव्य। 1982 के संविधान के अंतर्गत नागरिकों के कुछ मूलभूत अधिकार तथा कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। जैसे आर्थिक अधिकार है, अर्थात वहां पर काम प्राप्त करने का अधिकार है लोगों को। मैं डिटेल्स नहीं दूंगा क्योंकि डिटेल्स इसके लिए अलग से मैं लेक्चर अपलोड करूंगा। यहाँ तो केवल संकेत बता रहा हूँ मैं। आर्थिक अधिकार भी दिया गया है, इसी के साथ में राजनीतिक अधिकार भी है, अर्थात जितने भी जो व्यस्त की आयु 18 वर्ष मानी गई सभी को मत देने का अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है। सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार भी वहां पर दिए गए हैं। वास्तविक रूप में किसी भी रूप में कला, संस्कृति इत्यादि के क्षेत्र में व्यक्ति को पूर्ण रूप में जो है आजादी है। इसी के साथ में व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं भी दी गई है, अर्थात भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएं भी वहां पर दी गई है। कहाँ? चीन के अंतर्गत। लेकिन यहाँ एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ठीक है संविधान में बात कही गई है, परंतु वास्तविक रूप में साम्यवादी दल की विचारधारा के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति वहाँ आवाज नहीं उठा सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये केवल दिखावा मात्र है, व्यवहारिक रूप में ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। और 10वां है समाजवादी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था मुख्यतः दो प्रकार की होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो चीन की जो अर्थव्यवस्था है वह समाजवादी अर्थव्यवस्था है। इसमें मुझे व्याख्या देने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप स्नातक स्तर के विद्यार्थी हैं, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थी हैं, इस सब बातें आप पीछे जानते हैं। 11वां है एक दलीय व्यवस्था। पूरी दुनिया के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होता है 3 प्रकार का होता है, एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था किसे कहते हैं? जब किसी देश के अंतर्गत वास्तविक रूप में सर्वे सर्वा जो प्रतियोगी दल होता है केवल एक ही दल होता है। जैसा कि चीन में केवल एक ही दल प्रतियोगी है, बाकी और भी दल है 6-7, लेकिन वास्तविक रूप में जो सर्वे सर्वा है, जो प्रतियोगी है, केवल एक ही दल है, साम्यवादी दल, वही सब कुछ है बस। और संविधान के अंतर्गत साम्यवादी दल की चर्चा की हुई है। तो डेफिनेटली चीन के अंतर्गत एक ही दल है जिसका नाम है साम्यवादी दल। द्विदलीय व्यवस्था उसे कहते हैं जब किसी देश की राजनीति के अंतर्गत राजनीति में प्रतियोगी दल 2 होते हैं, जैसे कि अमेरिका और ब्रिटेन के अंतर्गत द्विदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय व्यवस्था उसे कहते हैं जब किसी देश की राजनीति के अंतर्गत 2 से अधिक राजनीतिक दल प्रतियोगी होते हैं, उसे बहुदलीय व्यवस्था कहा जाता है। जैसे कि भारत में और फ्रांस के अंतर्गत बहुदलीय व्यवस्था है। तो चीन के अंतर्गत एक दलीय प्रणाली है, एक दलीय व्यवस्था है और उस दल का नाम है साम्यवादी दल। नोट कीजिएगा, साम्यवादी दल वास्तविक रूप में यही सर्वे सर्वा है चीन के अंतर्गत। और जो सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये इसकी अधीनता में कार्य करते हैं। सच्चाई तो ये है, ये तीनों ही सरकार के जो अंग होते हैं वो साम्यवादी दल की अधीनता में कार्य करते हैं।
ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सर्वे सर्वा साम्यवादी दल है, इसलिए इसे सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली की संज्ञा दी जाती है। वास्तविक रूप में व्यवहार के धरातल पर यदि हम देखते हैं तो यह एक लोकतांत्रिक प्रणाली वाला देश नहीं है, बल्कि सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली वाला देश कहा जाएगा। इसके बाद में 12वां लक्षण है केंद्रीय सैनिक आयोग। एक विचित्र संस्था है, निराली संस्था है, अनोखी संस्था है। ये आपको केवल चीन में देखने को मिलेगी। क्या? केंद्रीय सैनिक आयोग अर्थात चीन के अंतर्गत वास्तविक रूप में युद्ध की जो घोषणा की जाती है, युद्ध की घोषणा का अधिकार तो राष्ट्रपति को है, परंतु निश्चित रूप में सेना को जो निर्देश देता है वह केंद्रीय सैनिक आयोग ही देता है। अर्थात सेना का जो संचालन करता है वह केंद्रीय सैनिक आयोग ही करता है। इसलिए मैंने नोट भी कर दिया, सेना को निर्देश देने का जो कार्य करता है वह केंद्रीय सैनिक आयोग करता है। ये बात आपको नोट करनी है। 13वां है राष्ट्रपति पद की पुनः प्रतिष्ठा। ध्यान दीजिएगा, चूंकि 4 दिसंबर 1982 को जो संविधान है वह 1949 में साम्यवादी क्रांति हुई थी, इसके बाद में ये चौथा संविधान है। इससे पहले 3 संविधान और बन चुके थे, जिसमें से जो दूसरा और तीसरा संविधान है, मैं संवैधानिक विकास नाम से जो भी डाउनलोड कर चुका हूँ, उसमें आप देख सकते हैं, डिटेल्स नहीं होगा भैया। जो दूसरा और तीसरा संविधान था, इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में जो राज्याध्यक्ष का पद था, राष्ट्रपति का पद था, दूसरे और तीसरे संविधान में उसको समाप्त कर दिया गया था और चौथे संविधान में राष्ट्रपति पद को पुनः अपना लिया गया। राष्ट्रपति पद की पुनः स्थापना कर दी गई। कौन से संविधान है? 4 दिसंबर 1982 का, जो कि 1949 में जो साम्यवादी क्रांति हुई थी उसके बाद में चौथा संविधान बना है। चौथा संविधान बना है, इसके बाद में काफी संशोधन भी कर दिए गए। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर राष्ट्रपति पद की पुनः प्रतिष्ठा कर दी गई या राष्ट्रपति पद की पुनः स्थापना कर दी गई। कहाँ? 4 दिसंबर 1982 का जो चौथा संविधान है। चौथा संविधान मतलब जो साम्यवादी क्रांति हुई है 1949 में, उसके बाद में हम टोटल देखते हैं कि चौथा संविधान है। इससे पहले 3 संविधान बन चुके थे, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगली बात 14, इसकी विशेषता है विदेश नीति के सिद्धांतों का उल्लेख। भाई 1982 का जो चौथा संविधान है, इस संविधान के अंतर्गत विदेश नीति के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। जैसा कि चीन के संविधान में स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि चीन पंचशील सिद्धांतों का पालन करेगा विदेश नीति के संदर्भ में। इसी के साथ में चीन अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने का प्रयास भी करेगा। इसी के साथ में चीन बिना किसी कारण के अन्य राष्ट्र राज्यों के अंतर्गत हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन वास्तविक रूप में व्यवहार के धरातल पर हम देखते हैं तो चीन की विदेश नीति को आक्रामक विदेश नीति की संज्ञा दी जाती है। चीन ने अपने संविधान के अंतर्गत पंचशील सिद्धांतों का उल्लेख किया है, विश्व शांति की बात की है, लेकिन व्यवहार के धरातल पर ये बातें हम ये कहेंगे कि केवल संविधान की शोभा मात्र है। व्यवहार में चीन ने उन सिद्धांतों का जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है, व्यवहार में उनका पालन नहीं किया गया है। चीन की विदेश नीति एक आक्रामक विदेश नीति कहलाती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये बात अलग है कि संविधान में वास्तविक रूप में विदेश नीति के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, लेकिन व्यवहार के धरातल पर उनका पालन नहीं किया गया है। वैसे भी हम यदि देखते हैं तो कहने के लिए कहा जाता है जनवादी चीन का संविधान, लेकिन डेफिनेटली जो चीन है वो एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाला देश नहीं है, बल्कि वहाँ सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर केवल एक ही दल है, साम्यवादी दल। अब मतदाताओं को मान लीजिएगा, पसंद है ना पसंद है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, सभी को अपना मत इसको देना ही पड़ेगा। तो इसको आप लोकतंत्र कह नहीं सकते। फिर मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र की पहले शर्त होती है 2 विकल्प होने चाहिए, 2 दल होने ही चाहिए, कम से कम होने चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक दल है, इसलिए लोकतंत्र की पहली शर्त पूरी नहीं हो पा रही है। अतः ये कहा जा सकता है कि ये एक लोकतांत्रिक प्रणाली वाला देश नहीं है, बल्कि एक सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली वाला देश है। और 15वां है न्यायपालिका की अधीन स्थिति। भाई 1982 को जो संविधान है, इसके अंतर्गत चूंकि सरकार के 3 अंग होते हैं, राज्य की इच्छा के अभिव्यक्ति सरकार में होती है। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के आपसी जो संबंध होती है, इस आधार पर 2 प्रतिमान हो जाते हैं, संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक। और न्यायपालिका की व्यवस्था किसी न किसी में सभी देशों के अंतर्गत स्वतंत्र रूप में कर दी जाती है, कुछ अपवादों को छोड़ करके। तो डेफिनेटली चीन की हम बात करते हैं तो चीन के अंतर्गत जो न्यायपालिका है वह अधीन स्थिति है इसकी, ये स्वतंत्र नहीं। क्यों अधीन स्थिति है? क्योंकि जो चीन की न्यायपालिका है प्रशासन का अधीन अंग है। नोट करेंगे आप, चीन की न्यायपालिका प्रशासन का अधीन अंग है। और जो ये न्यायपालिका है वह न्यायपालिका जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस वहाँ की संसद है, वह संविधान के विरुद्ध भी यदि कोई कानून बनाती है तो चीन की न्यायपालिका उसकी व्याख्या नहीं कर सकती। मैंने लिख भी दिया यहाँ, व्याख्या नहीं कर सकती, समीक्षा नहीं कर सकती है, उसके द्वारा बनाए गए कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकती है, असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती है। इसलिए चीन के अंतर्गत जो न्यायपालिका है उसकी अधीन स्थिति है, स्वतंत्र नहीं है।
और 16वीं विशेषता है साम्यवादी दल का नेतृत्व। जैसा कि मैंने यहाँ ये डायग्राम बनाया है, आप इसको चाहे तो दूसरे रूप में बना सकते हैं, इस रूप में भी बना सकते हैं। सरकार की 3 अंग हो गई, व्यवस्थापिका, 2 कार्यपालिका और 3 न्यायपालिका। ठीक है भाई। और ये जो चारों तरफ हो जाएगा, ये हो जाएगा साम्यवादी दल। साम्यवादी दल ये स्थिति है चीन के अंदर में, मतलब सर्वे सर्वा जो है वो यही है बस। कौन? साम्यवादी दल। कहने के लिए कहा जाता है कि भाई व्यवस्थापिका राष्ट्रीय जन कांग्रेस संविधान के अनुरूप कानून बनाएगी, लेकिन वास्तव में कानून तो ये अनुरूप बनाती है जिस अनुरूप साम्यवादी दल कहता है। कार्यपालिका उसी अनुरूप कानूनों को लागू करती है जिस अनुरूप साम्यवादी दल कहता है, और इसके साथ में न्यायपालिका भी फैसले इस अनुरूप लेती है जिस अनुरूप साम्यवादी दल कहता है। इसलिए इसे प्रशासन का अधीन अंग माना गया है। ये प्रशासन का अधीन अंग है, कार्यपालिका का अधीन अंग है न्यायपालिका। तो डेफिनेटली कहा जा सकता है कि चीन के अंतर्गत जो 1982 का संविधान, उसमें साम्यवादी दल का नेतृत्व, ये साम्यवादी दल सर्वशर्मा है। वहाँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका साम्यवादी दल के अधीनता में ही कार्य करते हैं। जो कुछ भी है सब कुछ है साम्यवादी दल ही। साम्यवादी दल की विचारधारा के विरुद्ध किसी भी रूप में किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ नहीं बोला जा सकता है। जैसा कि एक बार तिएनजिन चौक के ऊपर कुछ विद्यार्थियों ने इसका विरोध भी किया था, तो ऐसे स्थिति में काफी विद्यार्थियों को गोलियों से जो है मार दिया गया था। मैं थोड़ा सा यहाँ संकेत दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये वास्तविक रूप में इसका जो 16 लक्षण है साम्यवादी दल का नेतृत्व है, अर्थात वास्तविक रूप में वहाँ जो कुछ भी है सर्वे सर्वा या साम्यवादी दल है। अब मैं साम्यवादी दल के नेतृत्व के संदर्भ में भी अलग से एक लेक्चर अपलोड करूँगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में अंतिम जो विशेषता है 17वीं में है राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति। बहुत महत्वपूर्ण बात है राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति। राष्ट्रीय जन कांग्रेस क्या है? चीन की जो व्यवस्थापिका संसद है उसका नाम है राष्ट्रीय जन कांग्रेस। राष्ट्रीय जन कांग्रेस, नोट करें, राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति, अर्थात राष्ट्रीय जन कांग्रेस की एक समिति है जिसका नाम है स्थायी समिति। तो वास्तविक रूप में ये जो स्थायी समिति है वह स्थायी समिति एक सर्वोच्च संस्था है, सर्वोच्च संस्था है। अर्थात स्थायी समिति के द्वारा, स्थायी समिति के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है उन निर्णयों को राष्ट्रीय जन कांग्रेस भी स्वीकार करती है। कहने के लिए कहा जाता है कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस को स्थायी समिति परामर्श देती है, लेकिन नहीं भाई, सच्चाई ये है कि स्थायी समिति के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है उसे राष्ट्रीय जन कांग्रेस अर्थात संसद के द्वारा स्वीकार किया जाता है। और वास्तविक रूप में स्थायी समिति वही करती है जो साम्यवादी दल कहता है। तो बात यही आकर टिकेगी कि सब कुछ कौन है? साम्यवादी दल ही है। ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है। बाकी और भी आगे हम बढ़ते हैं तो 8वीं विशेषता बना सकते हैं। वो विशेषता क्या बनाएंगे आप भाई? किसी भी देश की जब व्यवस्थापिका संसद की बात आती है तो या उसमें एक सदन होता है या 2 सदन होते हैं। तो चीन के अंतर्गत राष्ट्रीय जन कांग्रेस आता तो वहाँ की संसद का नाम है तो यह द्विसदनीय है, एक सदनीय। वास्तविक रूप में एक सदनीय व्यवस्थापिका है, एक सदनीय व्यवस्थापिका, एक सदनीय व्यवस्थापिका, एक सदनीय व्यवस्थापिका। अर्थात यहाँ वास्तविक रूप में जो संसद है उसमें केवल एक ही सदन है। तो ये आप 18 विशेषता ऐसे बना सकते हैं कि एक सदन व्यवस्थापिका। अब मान लीजिएगा भारत की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, अमेरिका की बात करें, फ्रांस की बात करें, स्विट्जरलैंड की बात करें, तो इन सभी से द्विसदनीय व्यवस्थापिका मतलब संसद के 2 सदन, भारत में 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा, और ब्रिटेन के अंतर्गत 2 सदन है। कौन कौन से लोक सदन? और जो है लॉर्ड सभा, अमेरिका की बात करते 2 सदन, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। ठीक है। तो मेरा कहने का यहाँ जो भावार्थ है वो ये है कि चीन की जो व्यवस्थापिका जो संसद है उसमें जो एक ही सदन है, इसे एक सदन व्यवस्थापिका कहा जाता है। और इसके सदस्य की संख्या लगभग 3000 है। मतलब विश्व में सबसे बड़ी सदस्य संख्या की दृष्टि से यदि व्यवस्थापिका संसद है तो चीन की व्यवस्थापिका है। सबसे ज्यादा सदस्य संख्या चीन की व्यवस्थापिका संसद के अंतर्गत है। तो ये हो गए जनवादी चीन के संविधान की 18 लक्षण या विशेषताएं। अब आप इन 18 बिंदुओं के आधार पर सारी बातें ठीक से समझ सकते हैं। ठीक है, मैंने संक्षेप में बात आपको बताई है, लेकिन इन बिंदुओं का सहारा लेकर के आप संपूर्ण चीन के संविधान को निचोड़ रूप में, सार रूप में आसानी से समझ सकते हैं। यस, मुझे पूरा विश्वास है आप चीन के संविधान की विशेषताओं को ठीक से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच।